Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Manpuri. This is the 7th lecture of the Unit 3rd of Quantity Estimation and Construction Management subject. We will understand about the PERT technique in this lecture. What is the PERT technique? हम इसमें PERT के बारे में समझेंगे. PERT method हमने कुछ terms related to the normal distribution curve PERT technique से हमने समझे हैं पिछले क्लास में. Now we will continue our technique. Before understanding about the PERT technique, we have to understand about the probability distribution curve because PERT हमने जाना था कि PERT उन टेक्निक्स उन प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है जिसमें बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसमें हमें टाइम नहीं पता होता है. ओके तो टाइम नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी पता होती है. तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने जाना था, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ही कन्वर्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम समझते हैं इस मेथड को, किस मेथड को, PERT को. ओके तो PERT को समझने से पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. नाउ हम सभी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी इवेंट को या किसी चीज़ के होने के चांसेस कि मीन्स कि कॉइन को छाल रहे हैं तो उसमें हेड आने के क्या चांसेस हो सकते हैं, टेल आने के क्या चांसेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. ओके तो प्रोबेबिलिटी मीन्स, तो प्रोबेबिलिटी से ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना है. तो हमने अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, मीन्स उसके होने के चांसेस, और को एक कर्व में कन्वर्ट कर दिया और बता दिया कि इसमें अगर इसमें जो मीन टाइम या जो एक्सपेक्टेड टाइम आता है जिस पॉइंट पर, तो वो उतने चांसेस उस इवेंट के होने की होते हैं. ओके तो हम जानते हैं कि जो PERT टेक्निक है, प्रोबेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी बताता है अबाउट द टाइम एस्टिमेट ऑफ द PERT एक्टिविटीज. हेंस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द these types of estimate or a research and development type of estimates. okay time estimate. okay तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कैसे बदलेंगे. सिंपल तरीके से है, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है. परसेंटेज में बोले हैं, सिंपल बोलें, अगर हम परसेंटेज में बोलें तो हेड और हम सिक्का उछालते हैं या कोई भी चीज़ इवेंट करते हैं तो उसके होने के चांसेस 0% हो सकते हैं, मीन्स वो नहीं हो सकता, या 100% हो सकते हैं, इट मीन्स वो हो सकता है. ओके या फिर इनके बीच का हो सकता है, यानी कि कुछ चांसेस हैं. जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें की, हमने बहुत सारी चीज़ें की, उस चीज़ों में से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का होना. जैसे हम पेन के ढेर में से अपनी पसंद का पेन, एक पेन का ढेर है जिसमें सारी रेड कलर की पेन है, बट इसमें से एक ब्लू कलर की पेन है, तो हम कोई चूज कर रहे हैं, तो चूज होने की प्रोबेबिलिटी या तो 100% हो सकती है वो चूज हो, ठीक है, या 0 हो सकती है, उनके से बीच में हो सकती है कि हम 10 करें, 10 में से केवल एक आए, यानी 10% प्रोबेबिलिटी. तो हम प्रोबेबिलिटी को 0 से 100% या 0 से लेके 1 तक रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के एरिया को या उसके चांसेस को कन्वर्ट कर देते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर जोन में या 0 से 1 के रेंजेस में, तो इट बिकम्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमको बनाना है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के एरिया को यूनिटी रख देते हैं, उसको 1 मान देते हैं, तो इट बिकम्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. देन वी विल कैलकुलेट ऑफ द टाइम एस्टिमेट बाय यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ओके हमने कर्व से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझी थी, जैसे हमारे पास मीन वैल्यू किससे कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन किसको कहते हैं, डेविएशन किसको कहते हैं, एंड द वेरिएंस किसको कहते हैं. तो डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में अंतर समझ चुके थे. डेविएशन सिंपल डेविएशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू विच वी चूज एंड द मीन विद द मीन वैल्यू. मीन मीन्स द जो जितनी सारी वैल्यू है उनका हम एवरेज निकाल रहे हैं, उससे डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड द वेरिएंस. ओके एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते थे अपने दूसरी चीज़ के यूज़ करके, अंडर निकाल के. नाउ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं. ओके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा सिमेट्रिक होता है. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी सिमेट्रिक होता था और ये भी रहता है, क्योंकि हम केवल एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, एरिया को 1 कर रहे हैं और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं. ओके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अबाउट 68% ऑफ ऑल वैल्यू लाई. देखो हमने जब कर्व बनाया था, एक मैंने समझा देता हूँ आपको, हमने वो जब कर्व बनाया था तो कर्व कुछ ऐसा लाई कर रहा है, ऐसा बन रहा था.
ओके। उसमें यहाँ जो टाइम मारा था वो था हमारे पास मोस्ट लाइकली टाइम। तो जनरली जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ थी, जितने भी इवेंट्स थे, वो मेजरली मोस्ट इवेंट जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी वो TM पे लाई कर रही थी। और जो एरिया बताएगा, तो एरिया बीच वाली वैल्यू से जैसे हम लेफ्ट आएंगे या जैसे राइट आएंगे तो एरिया कम होता जा रहा है। इट मीन्स जो बीच वाला पोर्शन है विच कवर है लार्जर एरिया। ओके, तो वही हम साथ करेंगे। तो पहला वही सिमेट्रिक बता रहा है, तो दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अबाउट 68% ऑफ ऑल वैल्यू लाई विद द प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका क्या मतलब अभी समझेंगे। एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अबाउट 95% ऑफ ऑल द वैल्यू of normal probability lie within the 2 times of standard deviation, as well as 99.7% activities are considered in a 3 times of standard deviation. What is this? हम समझते हैं अभी। देखो इसका मतलब क्या है, हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं फिर समझते हैं इसका मतलब क्या है। ओके, in this axis we draw a number of activities. And in this axis we draw time. This is time, this is activity. Okay, now we draw a normal distribution curve, और we can say the draw a probability distribution curve, normal probability distribution curve. तो हम जब नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को वाई एक्सिस पे रखते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो कर्व ड्रॉ करते हैं, वो कर्व हमारा इस तरीके से बन के आता है। इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, जो हमारा सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। ओके, अब जो पीछे 3 लाइन थी हमारी, इसमें 68%, 95% और 99.7% वाला कुछ पंगा था, उसके बारे में समझते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि मीन के बारे में पढ़ा था, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा था। इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज डिनोटेड एज अ सिग्मा। ओके, नाउ मीन मीन्स एक मीन वैल्यू। ओके, मतलब जो मीन वैल्यू, तो किसी टाइम के होने की मीन वैल्यू होने के चांसेस कितने होते हैं? 50%। मीन मतलब आधा, बीच वाला। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि उससे थोड़ा सा आगे, तो अगर हम x प्लस सिग्मा यानी कि सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो अगर कोई चीज़ या कोई इवेंट हमारा कोई एक्टिविटी हमारी मीन टाइम से स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाती है, तो वो कर्व में कितने परसेंटेज एरिया कवर करती है, विच इज कॉल्ड एज एक्स प्लस सिग्मा। ओके, तो अब हमारे पास 3 एक्सेस ड्रॉ की, हमने 3 लाइन ड्रॉ करी। ठीक, तो इसको हम कहेंगे एक्स बार प्लस सिग्मा। ओके, इसको हम कहेंगे एक्स बार प्लस 2 सिग्मा, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्स बार प्लस 3 सिग्मा। ओके, एज वेल एज हम इधर भी ड्रॉ करेंगे। दिस इज एक्स बार माइनस सिग्मा, दिस इज x bar minus 2 sigma, and this is all about x bar minus 3 sigma. what is this है क्या, ये समझते हैं। ओके, देखो हम कहते हैं यहाँ पर ये टाइम क्या था, मोस्ट लाइकली टाइम TM। अब हम बात कर रहे हैं कि सिग्मा मीन्स आ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी वैल्यू, कोई भी एक्टिविटी स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना परे करता है। मीन्स अगर हमारी कोई वैल्यू है, माना कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट है, कुछ इवेंट है x1। ओके, ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटली सिग्मा डिस्टेंस पर दूर है, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन कंसीडर करते हैं, एक टाइम सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं, तो जो एरिया हमारे पास आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, वो एरिया होता है 68%, यानी कि 68% ऑफ एक्टिविटी विच इज लाई विद इन द एक्स माइनस सिग्मा एंड एक्स बार माइनस सिग्मा एंड एक्स प्लस सिग्मा। मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन
तक के रेंज में हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 68% कवर हो जाता है। इट मीन्स 68% एक्टिविटीज़ हमारी ख़त्म हो जाती हैं किसमें, x प्लस सिग्मा, x माइनस सिग्मा के बीच में, मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन तक के रेंज में। ओके, उसी तरीके से अगर डबल स्टैंडर्ड डेविएशन तक के रेंज में जाते हैं तो जो एरिया आता है हमारा कर्व का यहाँ तक वाला, वो हमारा होता है 95%। और उसी तरीके से अगर 3 टाइम्स में जाते हैं, यानी कि 3 टाइम्स में हम स्टैंडर्ड डेविएशन से जाते हैं, तो जो हमारा कर्व का एरिया आता है वो आता है 99.7%। इट मीन्स 95% एक्टिविटी विल बी फिनिश्ड अप टू द x माइनस 2 सिग्मा टू x प्लस 2 सिग्मा। इट मीन्स अगर 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम जाते हैं तो हमारी 95% एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती है उतने टाइम एस्टिमेट में। ओके, इसीलिए हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं कि ये फाइंड करते हैं कि हमारी इतनी एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी और हैं, कितने टाइम को और लेंगे तो हमारी इतनी सारी एक्टिविटीज़ खत्म हो जाएंगी। एंड अगर हम x माइनस 3 सिग्मा की बात करते हैं तो x माइनस 3 सिग्मा और x प्लस 3 सिग्मा तक हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो 99.7%, ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज़ हमारी x माइनस 3 सिग्मा से x प्लस 3 सिग्मा के बीच में ख़त्म हो जाती हैं। ऑलमोस्ट कहेंगे, क्योंकि कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 99.7 है, 100% नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इससे मदद से हम सॉल्व करते हैं अपने टाइम एस्टिमेट को। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में समझा ना। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अब हमने कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन, हमको पता पड़ गया। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था किसके हेल्प से, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था मीन के हेल्प से, वेरिएंस के हेल्प से इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नाउ वी विल कैलकुलेट आवर स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ, या हम स्टैंडर्ड डेविएशन अपने देखेंगे किसमें, अब देखेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम देखेंगे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, बट कैसे उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, हमने जब प्रीवियस क्लास में देखा था तो हमने जब कर्व बनाया था एक, उसमें देखा था कि दिस इज कॉल्ड एज अ TM, दिस इज कॉल्ड एज अ T0 एंड दिस इज कॉल्ड एज अ TP। सो जो TP एंड T0 पॉइंट्स हैं, बेसिकली TM कंसीडर बिलोंग्स टू x बार, T0 यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम बिलोंग्स टू x बार माइनस 3 सिग्मा, एंड एज वेल एज इसी तरीके से TP कंसीडर बिलोंग्स टू x बार प्लस 3 सिग्मा। इट मीन्स ये जो T0 और TP थे वो एक्सट्रीम पॉइंट थे हमारे उस रेंज में, 99.7% के रेंज में। ओके, नाउ इसकी मदद से हमारा ये निकला है कैसे, कि हम सिग्मा को यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाले विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड द पेसिमिस्टिक टाइम। इफ वी नो अबाउट द पेसिमिस्टिक टाइम एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम, देन वी कैलकुलेट अवर standard deviation and the probability distribution curve. How can we solve? Okay, how can we calculate? Okay, हम जानते हैं कि T0 बराबर क्या हो जाएगा, with the help of this curve कह देंगे कि वो हो जाएगा हमारा x बार माइनस 3 सिग्मा। उसी तरीके से पेसिमिस्टिक टाइम TP हमारा कितना हो जाएगा, इट बिकम्स x बार प्लस 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा। ओके, अब हम पहली इक्वेशन या TP को T0 से माइनस करना चाहें, इसको माइनस करेंगे, ये हमको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। तो हम सिंपल तरीके से इक्वेशन सेकंड -1, सो हमारे पास आता है TP माइनस T0 इज इक्वल टू, अगर इसको कर ही देते हैं x माइनस 3 सिग्मा, सॉरी x प्लस 3 सिग्मा, क्योंकि TP 3 सिग्मा है, माइनस ऑफ x बार माइनस 3 सिग्मा। तो ये x माइनस से x कटे जाएंगे और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली TP माइनस 3 हो जाएगा 6 सिग्मा, और 6 को नीचे लाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू TP माइनस T0 अपॉन 6। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो हम पेसिमिस्टिक टाइम एंड द ऑप्टिमिस्टिक टाइम के हेल्प से निकाल सकते हैं, और निकाल भी लिया है, दिख रहा होगा। ओके, दिस इज द क्या बोल सकते हैं, इसको डेरिवेशन बोल दिया, इसको निकालने की टेक्निक समझ लो। नाउ
नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द वेरिएंस। वेरिएंस किस निकलता है, हमने जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा था तब देखा था कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था वो कैसे निकाला था, वो अंडर रूट कर दिया था हमने किसका, वेरिएंस का। अब वेरिएंस निकालें तो स्क्वायर कर दो। उसी तरीके से हम यहाँ पर वेरिएंस निकालना चाहेंगे अगर किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक्टिविटीज़ का, तो सिंपल तरीके से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो वेरिएंस बिकम्स सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू TP माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। इट इज कॉल्ड एज ए वेरिएंस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, दिस इज द वेरिएंस। नाउ अल्टीमेट अब चीज़ आती है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी, इसके बारे में समझ लेते हैं हम। ओके, एक्टिविटी के बाद अब मेन आता है एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है। ये एक्सपेक्टेड टाइम मींस हमने अभी तक स्टैंडर्ड हमने पेसिमिस्टिक 3 टाइम एस्टीमेट समझा। 3 टाइम एस्टीमेट क्या होता है, वो 3 टाइम एस्टीमेट क्यों करते हैं, अब वो बात आती है। 3 टाइम एस्टीमेट करते हैं हम, दिस इज एक्सपेक्टेड टाइम को निकालने के लिए। दिस इज द टाइम ऑफ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ पार्ट टेक्निक। पार्ट टेक्निक से हम यही निकालते हैं। ये निकालने के लिए पहले वो 3 टाइम निकालने पड़ते हैं, देन हम इसको निकालते हैं। ओके, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी। एक्सपेक्टेड टाइम मींस ये 3 टाइम एस्टिमेट का एवरेज होता है या वेटेड एवरेज होता है। हम एवरेज ना कह के इसको बोल सकते हैं वेटेड एवरेज। इसमें वेट लिया जाता है। वेट मींस किसी चीज़ की महत्वता ली जाती है, जैसे कि 3 टाइम है, उन तीनों टाइम में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसका वेट ज़्यादा होता है। बेसिकली तो वेटेड एवरेज लेते हैं, देन हम निकालते हैं अपना कंप्लीशन टाइम ऑफ द एक्टिविटी या कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, नाउ कैसे निकालते समझते हैं। तो ये दिख रहा है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला ये आया कैसे है, ये आया है वेटेड एवरेज से। तो वेटेड एवरेज कैसे लिया गया है, हमने देखा था कि जो मीन टाइम था या मोस्ट लाइकली टाइम था उस पर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको वेट ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि उसकी महत्वता ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले में फॉर द एक्सपेक्टेड टाइम में हमने 3 टाइम एस्टीमेट निकाला था। इट मीन्स हमने 3 तरीके के टाइम सॉल्व किए थे। व्हाट इज वो 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम इज अ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सेकंड इज ए पेसिमिस्टिक टाइम, एंड थर्ड वन इज अ मोस्ट लाइकली टाइम। तो इन तीनों टाइम को हमने वेट दिया। वेट क्या दिया कि हमने सबसे पहले देखा कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम बहुत कम होता है, लोग किसी का बहुत कम एक्टिविटीज़ का होता है, तो इसको 1 वेट दे दिया सिंपल। उस तरीके से पेसिमिस्टिक भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत कम एक्टिविटी का होता है, इसको हमने 2 दे दिया। उस तरीके से सॉरी, इसको भी हमने 1 दे दिया क्योंकि ये भी कम होता है, इसको भी 1 दे दिया। एंड लास्ट इज मोस्ट लाइकली टाइम। ये मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इसी पे लाई करती है, ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हमने सबसे ज़्यादा वेट दिया, इसको वेट दे दिया हमने 4। तो इस तरीके से वेट देके हमने अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड टाइम निकाल दिया। वेट निकाला तो वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाता है, सिंपल तरीके से नंबर ऑफ द एक्टिविटी, जैसे वेटेड एवरेज निकाला जाता है सिंपल तरीके से। वेटेड एवरेज अगर निकालना चाहें तो नंबर ऑफ इवेंट्स, वी हैव ए नंबर ऑफ इवेंट्स x1 x2 x3, इसको हमने वेट दिया है n1, इसको वेट दिया है n2, इसको वेट दिया है n3। सो द वेटेड एवरेज बिकम्स x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 n3 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। सेम एज हम इसको निकालते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम हमारा निकला, हम इसको हटा देते, थोड़ा सा मिटा देते हैं। हमने T0 को दिया 1, इट मीन्स T0 का वेट 1 है, TP का भी 1 है, एंड TM का है हमारे पास 4। सो द वेटेड एवरेज और द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी बिकम्स TE इज इक्वल टू
एक्टिविटी इंटू द वेट, यानी कि टी नॉट इंटू 1 प्लस टी एम या टी पी इंटू 1 प्लस टी एम इंटू 4 अपॉन समेशन ऑफ ऑल वेटेड 1 प्लस 4, इट बिकम्स टी इज इक्वल टू टी पी टी नॉट प्लस टी पी प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम डिवाइडेड बाई 6 है। इसको रीअरेंज करके हमने ये लिख दिया, दिस इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, यही जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यही हमारा जो एक्टिविटी का टाइम निकलता है विद द हेल्प ऑफ द पार्ट, यही हमारा टाइम होता है। इसको ही हम मानते हैं कि अपने हमारी जो एक्टिविटी है इन द पार्ट टेक्निक इसी टाइम पे ख़त्म होगी। ओके, दिस इज द एक्सपेक्टेड टाइम, हाउ वी कैलकुलेट ऑफ द एक्सपेक्टेड टाइम, इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ कुछ इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने एक्टिविटी के बारे में बात की, अब लेकिन हमारा जो पार्ट मेथड है वो इवेंट ओरिएंटेड है, तो इवेंट के बारे में तो बात करनी पड़ेगी। तो इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ तरीके के इवेंट होते हैं। उसमें पहला आता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम। इट मीन्स कोई एक्टिविटी कितने कम समय में ख़त्म हो सकती है, जितने जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकती है उस एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जितनी जल्दी ख़त्म हो सकती है उस टाइम के बोलते हैं हम अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम। ओके, ये मिनिमम टाइम होता है किसी एक्टिविटी के जिस पर वो ख़त्म हो सकती है, सबसे मिनिमम टाइम जिससे वो ख़त्म हो सकती है उसको बोलते हैं अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, सेकेंड थिंग इज लेटेस्ट अलाउंस अकरेंस टाइम। कोई एक्टिविटी ज़्यादा कितनी टाइम में ख़त्म हो सकती है। ओके, फिनिश बोला है ना, ओके, फिनिश ख़त्म हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमारे पास पूरे वर्क एक्टिविटी ना कह के कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कहेंगे हम। प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई भी एक्टिविटी कैसी भी हो, बट हम जो प्रोजेक्ट टाइम निकाल लेते हैं उस प्रोजेक्ट टाइम के बियॉन्ड नहीं जा सकते। इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। क्यों? ज़्यादा जाओगे कॉस्ट बढ़ेगी, दिक्कत होगी। तो हम एक्टिविटी का वो टाइम जो ज़्यादा समय ले सकता है, बट वो ज़्यादा समय ले सकता है लेकिन उस समय से हमारी कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्ट ना हो, उसको बोलते हैं हम लेटेस्ट अलाउंस अकरेंस टाइम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए लेटेस्ट अलाउंस टाइम। ओके, नाउ दो तरीके के इवेंट हम समझ चुके, दो तरीके के इवेंट होते हैं पार्ट टेक्निक में। नाउ अब इस इवेंट के बीच में कुछ गैप होता होगा, मींस जो एक्टिविटी को सबसे लेट करने में टाइम लग रहा है, वो एक्टिविटी सबसे जल्दी करने में टाइम लग रहा है, इन दोनों के बीच में गैप होता होगा। इसी गैप के बारे में हम जानते हैं। इस गैप को बोलते हैं, टाइम गैप को बोलते हैं स्लेक, SLACK, स्लेक। ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलाउंस अकरेंस टाइम एंड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द इवेंट। किसी इवेंट का सबसे ज़्यादा टाइम में ख़त्म होना और सबसे पहले टाइम में ख़त्म होने के डिफरेंस को बोलते हैं हम स्लेक। ये क्यों पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं हम क्रिटिकल एक्टिविटी निकालने के लिए। व्हाट इज द क्रिटिकल एक्टिविटी? वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्रिटिकल एक्टिविटी, अभी समझेंगे। नाउ स्लेक भी टाइप के होते हैं। स्लेक समझ लिया। स्लेक भी कुछ टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव स्लेक। पॉजिटिव स्लेक का मीन्स डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये डिफरेंस होता है हमारा लेटेस्ट अलाउंस अकरेंस टाइम को टी ई से, और इसको हम TL से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नॉट TE, दिस इज TL। अब तो डिफरेंस होता है। जैसे स्लेक की बात की तो स्लेक हमारा डिफरेंस होता है, तो स्लेक को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्लेक इज रिप्रेजेंटेड एस, इट इज डिफरेंस विद द लेटेस्ट टाइम मीन्स TL माइनस TE। ओके, अब ये एक्टिविटी जल्दी ख़त्म होने का समय है, ये लेट से लेट होने का समय है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ा हो या छोटा हो, ये भी ज़रूरी है। ये हो सकता है कि लेटेस्ट हमारा छोटा हो, अर्लीस्ट हमारा ज़्यादा हो। सो फ्रॉम द बेसिस ऑफ दिस टाइप हम तीन तरीके के सिलेक्ट निकलते हैं। पहला होता है पॉजिटिव सिलेक्ट, जिसमें TL मीन्स S इक्वल टू TL माइनस TE। इट मीन्स S is greater than 0, it means the slack positive, it means the TL greater than TE, यानी मीन्स लेटेस्ट अलाउंस अकरेंस टाइम ज़्यादा हो, एक्सपेक्टेड कम हो। इसमें फ़ायदे में रहते हैं। इसमें मतलब क्या है, जो लेट से लेट होने वाला समय है वो ज़्यादा है और अर्लियर कम है। इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, हम अपने इवेंट आगे चल रहे हैं, शेड्यूल से आगे चल रहे हैं, अच्छी तरीके से सही चल रहे हैं। S टाइम से हम आगे चल रहे हैं, सही चल रहा है। ओके, हमें इसमें रिसोर्स हटा भी सकते हैं, एक्सेस रिसोर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर आता है जीरो स्लेक।
इसमें इट मीन्स हमारे पास कोई भी गैप नहीं है, समय का, टाइम का गैप नहीं है। अगर इवेंट हमारा लेट से लेट टी एल पर ख़त्म होना चाह रहा था और कम से कम टी पे, लेकिन वो दोनों टाइम एक ही हैं, एस इजकल टू टी एल माइनस टी ई, इट मीन एस इजकल टू जीरो, इट मीन्स टी एल इजकल टू टी ई, यानी कि हमारा टाइम जो हमारा जो वर्क है वो शेड्यूल चल रहा है, सही चल रहा है, सही टाइम पे चल रहा है, इसमें कोई भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते, बिल्कुल सही टाइम पे चल रहा है। तो जो रिसोर्सेज इसमें थे वो रिसोर्सेज होने चाहिए, इसमें कुछ हटा नहीं सकते। बट थर्ड वन इज नेगेटिव स्लैक, इसका मतलब है कि टी एल एस इजक्वल टू टी एल माइनस टी ई, इट मीन्स टी एल इज लेस देन टी ई, मतलब जो लेटेस्ट टाइम था, ज़्यादा किसी चीज़ को करने में समय लग रहा था वो कम से कम निकल रहा है। मीन्स अब हमको उसमें देरी हो रही है, किसी एक्टिविटी को शेड्यूल करने पीछे चल रहा है, किससे, एस टाइम से पीछे चल रहा है, तो हमें उसको रिसोर्सेज को देना पड़ेगा। ठीक है, रिसोर्सेज सही पर्याप्त नहीं है, हमें उसमें चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। रिसोर्सेज मीन्स हम लेबर ज़्यादा देना पड़ेगा, मटेरियल ज़्यादा पड़ेगा, कौन टाइम पे ख़त्म हो जाए, वो एक्टिविटी सही टाइम पे ख़त्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्लैक। उस एक्टिविटी को ख़त्म करने, जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये दिस टाइप ऑफ स्लैक हम समझे, स्लैक्स के बारे में समझे। ठीक है, तो दिस इन दिस लेक्चर हम बहुत सारी चीज़ें के बारे में समझे, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बेसिकली समझा। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, व्हाट आर द टर्म विच इज बिलोंग्स टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन्स द एरिया ऑफ द कर्व बिकम्स 0 to 1 रेंज, मतलब एरिया ऑफ द कर्व हम 1 कर देते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड टाइम कितना निकल रहा है। हमने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, मतलब 68% एक्टिविटीज़ कहाँ तक लाई करती हैं, एक्स बार प्लस सिग्मा 95%, एक्स बार प्लस 2 सिग्मा 99.7% एक्टिविटीज़ विल लाई इन अ एक्स बार प्लस 3 सिग्मा टू एक्स बार माइनस 3 सिग्मा। मीन्स समझ चुके, ये कर्व हमने देखा था, समझा इसके बारे में, मीन डेविएशन बारे में समझा हमने। जो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए निकाले थे। नाउ वी विल कैलकुलेट अबाउट द मीन एंड वेरिएंस एंड डेविएशन फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हमारे पास ये निकल के आया, ये किससे निकला है, किसके टर्म में निकला, ये निकला हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम के टर्म्स में निकला हमारे पास। ओके, अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी निकाली, जो बेसिकली अल्टीमेटली वेटेड एवरेज होता है 3 टाइम एस्टिमेट का, जो हमने समझा था प्रीवियस लेक्चर में। 3 टाइम एस्टिमेट क्या कहते हैं, वो 3 टाइम क्या कहते हैं, उसका वेटेड एवरेज निकाला, जो अल्टीमेटली हमारे पास निकला टी इजकल टू टी नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी बी अपॉन 6। इसकी मदद से ही हम किसी एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। नाउ लास्ट में इवेंट के बारे में जाना, क्योंकि पार्ट हमारा इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है, जिसमें हम इवेंट पे फोकस रखा जाता है, तो इवेंट के बारे में जानना पड़ेगा। तो 2 तरीके के इवेंट हमने समझा, एक होता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट, एक होता है लेटेस्ट अलाउंस इवेंट। मीन्स अर्लीस्ट मीन्स जो किसी एक्टिविटी को जल्दी से ख़त्म कर सकें, उसको बोलते, ख़त्म कर सकें, जिस पॉइंट पे ख़त्म हो उसको अर्लीस्ट बोलेंगे, और जो सबसे ज़्यादा ख़त्म हो सके उसको लेटेस्ट बोलेंगे। तो इसके बिहाफ पे हमने 3 तरीके के सिलेक्ट समझा। मीन्स हम इन दोनों के गैप को समझा। गैप का समझना क्यों ज़रूरी है, गैप मीन्स डिफरेंस समझना क्यों ज़रूरी है। डिफरेंस समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी एक्टिविटी को सही तरीके से शेड्यूल कर सकें। अगर कोई एक्टिविटी जल्दी हो रही है, बढ़िया बात है, तो हम किसी दूसरी एक्टिविटी को लगा सकते हैं। कोई एक्टिविटी लेट हो रही है तो उसको जल्दी करना चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, वो स्लैक की हेल्प से निकालेंगे, स्लैक निकाल के। ठीक है, तो स्लैक निकाला, तो स्लैक के बिहाफ पे हमने 3 तरीके के स्लैक समझे, पॉजिटिव स्लैक, नेगेटिव स्लैक एंड द जीरो स्लैक। इसके बारे में समझे कि अगर कोई पॉजिटिव मीन्स हमारा आगे है, टाइम सही चल रहा है, थोड़ा आगे चल रहा है, बढ़िया। जीरो मीन्स सही टाइम पे चल रहा है, बट नेगेटिव मीन्स पीछे चल रहा है, इसको सही किया जाए। ठीक है, हमने इस क्लास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में जाना। इन दिस अपकमिंग लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट मेथड। नाउ आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।